मिलेनियम। हिंदी पाठमाला 8 पाठ 3। सन 57 के योजनाकार। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, चिंतक व लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने एक लेख में लिखा है, लोग कंगूरे पर सजने वाली ईंट की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु ऐसा करते समय प्रायः वे नींव की उस ईंट को भुला देते हैं जो धरती में 7 हाथ गहरे उतरकर अपना अस्तित्व गंवाकर भवन का आधार तैयार करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आजादी का इतिहास लिखा गया तो नींव की कई ईंटों को भुला दिया गया। वैसे तो ऐसे अनेकानेक हुतात्मा हुए हैं जिनका कहीं नाम नहीं, कोई उल्लेख नहीं। सन 57 के योजनाकारों के विषय में भी हमारी जानकारी सीमित ही है। इस जन क्रांति के सूत्रधार या कहें कि योजनाकार थे अजीमुल्ला खां और रंगू बापूजी गुप्ते। अजीमुल्ला खां लेखक, योद्धा और पत्रकार थे। क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर अपने महान ग्रंथ स्वातंत्र्य साम्राज्य इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में लिखते हैं कि वे सन 57 के योजनाकार भी थे। उनका जन्म एक पठान घराने में हुआ था। अभी बहुत छोटे थे कि सिर से पिता का साया उठ गया। घर में निर्धनता इतनी थी कि एक अंग्रेज के घर में वेटर, परिवेशक की नौकरी करनी पड़ी। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली थे और महत्वाकांक्षी भी, सो वहीं रहते हुए अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर कानपुर के मिशनरी स्कूल में भर्ती हो गए। ईसाई पादरी ने धर्म बदलने के लिए दबाव डाला। उनकी मां ने स्पष्ट कहा, इस शर्त पर तो मैं मिशन आश्रय में नहीं रहूंगी। पादरी झेप गया। बालक अजीमुल्ला के संस्कार दृढ़ हुए, बुद्धि कुशाग्र थी ही। शीघ्र ही कानपुर के उसी स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। उनकी जिह्वा पर तो जैसे सरस्वती का वास था। जल्दी ही उनकी प्रतिभा की सुगंध नाना साहब तक पहुंची। नाना साहब ने उन्हें बिथूर में बुलाया, मिले, प्रभावित हुए। किसी बात पर सलाह ली तो लगा कि यह हीरा पास रखने योग्य है। बस तभी से अजीमुल्ला खां नाना साहब के विश्वस्त परामर्शदाता हो गए। यद्यपि नाना साहब को सन 57 की क्रांति का सूत्रधार माना जाता है, किंतु नाना साहब का दिल और दिमाग तो थे अजीमुल्ला खां ही। इसीलिए क्रांतिवीर सावरकर जी ने लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम का स्वप्न लेने वाले आरंभिक चिंतकों में अजीमुल्ला खां को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। सन 1854 नाना साहब ने अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा ताकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों तथा महारानी विक्टोरिया के सामने पैरवी करके उनकी पेंशन को बहाल करवा सके। अब अजीमुल्ला खां कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, उनकी संभाषण शक्ति भी मंत्रमुग्ध कर लेने वाली थी। उस पर उनका गोरा रंग और लंबा कद, अंग्रेज महिलाएं उन पर जैसे फिदा होने लगी। कंपनी के कुछ निदेशकों की पत्नियां भी उनकी मित्र बनी। उनके माध्यम से भी अजीमुल्ला ने नाना साहब की पेंशन को बहाल करवाने का प्रयत्न किया, परंतु सब विफल हो गया। इधर उनका दिल टूटा, उधर उनके चाहने वालों के दिल टूटे। रोजी नामक एक सुंदरी ने उनके संग विवाह रचाने के लिए खूब मिन्नतें की, किंतु अजीमुल्ला ने स्पष्ट कहा, मैं जिस काम के लिए आया था वह पूरा नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान पर चोट खाकर मैं व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाना चाहता। लंदन में रहते रहते अजीमुल्ला की भेंट एक और स्वाभिमानी देशभक्त रंगू बापूजी गुप्ते से हुई। रंगू जी सतारा के पदच्युत राजा के वकील के रूप में लंदन आए थे और उनकी पैरवी करने के लिए वर्षों से लंदन में धक्के खा रहे थे। अजीमुल्ला कभी कभी रंगू बापूजी गुप्ते से मिला करते। दोनों ने समझ लिया था कि कंपनी सरकार किसी भी सूरत में उन्हें उनके जायज अधिकार देने वाली नहीं है। अतः उन्होंने वहीं भारत की आजादी का स्वप्न बुना। इस प्रकार सन 57 की क्रांति में इन दो महानुभावों का वही स्थान है जो फ्रांस की क्रांति में रूसो और वाल्टियर का है। अजीमुल्ला ने उत्तर भारत में तो रंगू बापूजी गुप्ते ने दक्षिण भारत में क्रांति की ज्वाला धधकाकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी।
सतारा में महाराजा शिवाजी के वंशज छत्रपति प्रताप सिंह शासन कर रहे थे। सन 1839 में अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें पद से हटा दिया तथा उनके अनुज अप्पा साहब को छत्रपति बना दिया। 1848 में अप्पा साहब के निधन के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी न होने का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने सतारा की रियासत का विलय कंपनी के साम्राज्य में ही कर लिया। रंगू बापूजी सतारा के दीवान थे। वे तो सन 1835 से ही अंग्रेजों को भारत से निकालने के प्रयासों की उधेड़-बुन में लगे थे। अंग्रेजों को उनके इरादों की भनक लग गई थी, इसलिए छत्रपति प्रताप सिंह को पदच्युत करने के साथ साथ रंगू बापूजी को भी दीवान पद से हटा दिया था। सन 1840 में एक दिन अचानक रंगू बापूजी गायब हो गए। किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। बहुत समय बाद जानकारी मिली कि रंगू बापूजी 7 समुद्र पार अंग्रेजों की राजधानी लंदन पहुंच गए हैं। लंदन पहुंचकर रंगू बापूजी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विषय में लोगों को बताना शुरू किया। स्थान स्थान पर वे धारा प्रवाह अंग्रेजी में भाषण देते, सभाएं करते और सांसदों से मिलते। पूरे 14 वर्षों तक वे इंग्लैंड में रहे, किंतु उनके प्रयासों का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। हाँ, अपने इस लंबे इंग्लैंड प्रवास में उन्होंने अंग्रेजों की रीति नीति को भली प्रकार समझ लिया था। वे भारत लौटकर संघर्ष का रास्ता अपनाने का निश्चय कर चुके थे। वे स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे थे और तभी उनकी मुलाकात अजीमुल्ला खां से हो गई। बस हो गए 1 और 1 11। कूटनीति के इन 2 महारथियों ने लंदन में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए एक देशव्यापी प्रयत्न करने की योजना पर विचार विमर्श किया। उसी समय 1857 के महासमर का बीज पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प दोनों महारथियों ने लिया। लंदन से वापसी का समय आया। अजीमुल्ला चाहते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए पड़ोसी देशों की सहायता भी ली जाए। वे कुस्तुनतुनिया जा पहुँचे। उन दिनों क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। रूसी सेना फ्रांस तथा ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं को धूल चटा रही थी। ब्रिटेन हर तरह से लाचार दिख रहा था। अजीमुल्ला ने बड़ी रुचि और सूक्ष्मता से ब्रिटेन की हार को देखा। उनके मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज अपराजय नहीं हैं, इन्हें भी हराया जा सकता है। यही बात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की योजना बुनने में कारगर सिद्ध हुई। यहीं पर इंग्लैंड के प्रसिद्ध पत्रकार विलियम रसेल से हुई अजीमुल्ला की भेंट भी बड़ी फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने अजीमुल्ला को ब्रिटेन की सैन्य शक्ति के खोखलेपन तथा उनके मारक शस्त्रास्त्रों के विषय में विस्तार से बताया। अजीमुल्ला भारत लौटे तो नाना साहब स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार थे। अजीमुल्ला ने उनके सामने भावी संघर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत की। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी माना है कि नाना साहब की कर्म शक्ति तात्या टोपे थे तो चिंतन शक्ति अजीमुल्ला थे। देश के सभी भागों में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाने के लिए तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा तो बहाना थी, वरना नाना साहब और अजीमुल्ला खां के धर्म स्थलों का क्या मेल। इस तीर्थ यात्रा के बहाने जन जन में चेतना जगाना ही उनका मकसद था। 31 मई 1857 से पहले किसी प्रकार की उत्तेजना न फैले, ये योजना भी अजीमुल्ला की थी। 31 मई का दिन भी बहुत सोच समझकर चुना गया था। एक तो अत्यधिक गर्मी के कारण अंग्रेज अफसर पहाड़ों पर चले जाते और दूसरे रविवार होने के कारण वे शाम को चर्च जरूर जाते, इसलिए ठीक शाम 5 बजे हल्ला बोला जाता तो बेखबर अंग्रेज बड़ी आसानी से धर दबोचे जाते। इधर रंगू बापूजी भी पूरे दक्षिण भारत में घूम घूम कर जन जागरण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़ सहित सतारा में क्रांति की मशाल को जलाया और 28वीं तथा 29वीं रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों से संपर्क साधकर उनके मन में क्रांति का बीज बोया।
नासिक, रत्नागिरी, बीजापुर, औरंगाबाद, अहमदनगर आदि में भी जनता ने स्वतंत्रता के लिए आवाज बुलंद की। अजीमुल्ला एक विचारक और प्रबुद्ध योजनाकार के साथ साथ देशभक्त कवि और ओजस्वी पत्रकार भी थे। उन्होंने क़याम-ए आजादी, आजादी का संदेश नामक अखबार भी चलाया। इसके माध्यम से वे हिंदुओं तथा मुसलमानों को एकजुट होकर आजादी के लिए उठ खड़े होने तथा अंग्रेजों के फरेब से सावधान रहने का संदेश देते रहते थे। उन्होंने एक प्रयाण गीत भी लिखा था जिसके बोल थे, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पावन वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। उनके इस गीत से अंग्रेज सरकार इतना डर गई थी कि इसे गाने गुनगुनाने वाले को बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी जाती थी या गोली मार दी जाती थी, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जाति या धर्म का भेद भुलाकर एक हो जाएं। फूट डालो और राज करो, यही तो उनकी नीति थी। रंगू बापूजी दक्षिण भारत में नाना साहब का घोषणा पत्र लेकर क्रांतिकारियों को संगठित कर चुके थे, किंतु उत्तर में समय से पूर्व क्रांति की ज्वाला फूट पड़ने से जो भ्रम की स्थिति बनी, उसके कारण दक्षिण कुछ देर से जागा। अंग्रेजों को संभलने का पूरा मौका मिल गया था। स्कॉटलैंड यार्ड के प्रमुख जासूस भी भारत पहुंच गए थे। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। रंगू बापूजी के एक पुत्र को बंदी बनाकर तुरंत फुरत मुकदमा चलाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब अंग्रेज हाथ धोकर रंगू बापूजी के पीछे पड़ गए। उन पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। एक विश्वासघाती ने उनका पता अंग्रेजों को दे भी दिया, किंतु रंगू बापूजी पूरी तरह चौकन्ने थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे ओझल हो गए। इसके बाद क्रांति के इस योजनाकार का क्या हुआ, इतिहास इस विषय में मौन है।